हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर क्लास ऑफ बाजीगर सीरीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था? लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्लास में? अब हम लोग करने वाले हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, इसका भी अच्छा खासा वेटेज वेटेज है हेरिडिटी एंड वेरिएशन का। बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास में। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेरिडिटी? ठीक है, तो आपने क्या देखा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस से बनता है, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है एक प्रोसेस से, जिसका नाम क्या था? रिप्रोडक्शन था। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग the offspring produced as a result is similar to their parent but not identical, that is they also show some differences। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है? अपने पेरेंट्स के, बट आइडेंटिकल नहीं होता। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है। ठीक है, उसमें क्या है? कुछ ना कुछ वेरिएशन है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हेरिडिटी है क्या सर? व्हाट इज मीन्ड बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करना है आपको पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, उसी को क्या कहते हैं? हम हेरिडिटी कहते हैं। देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, while the difference is seen among individual is called variation। ठीक है, हेरिडिटी समझ में आया आपको? हेरिडिटी क्या था? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। वाइल वेरिएशन क्या है? जो डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसमिशन होने में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गए। ठीक, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है? सिमिलर है, तो कुछ डिफरेंस आया होगा इसीलिए सिमिलर हो रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं हो रहे। तो उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं? हम वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेरिएशन कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है भाई? पहले ये समझो। एक्यूमुलेशन का लिटरली जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है इकट्ठा होना। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब है कि वेरिएशन क्या हो रहे हैं? वेरिएशन इकट्ठे होने गई। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्यूमुलेशन। अच्छा, अब एक्यूमुलेशन इकट्ठे कैसे होने हैं सर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक मॉस्किटो का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, तो पहले जो मॉस्किटोज हुआ करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे कि कंडे जला लेते थे, उसके धुएं से ही मॉस्किटो भाग जाया करते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में हमें ऑल आउट लगाना पड़ता है, तब भी मॉस्किटो को नहीं भगा पा रहे। ठीक है, और बहुत सारे मॉस्किटो को रिपेलेंट मार्केट में आए हैं। ठीक है, तब जाके हम मॉस्किटोज को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेरिएशन उनमें एक्यूमुलेट हो रहा है। पहले जो मॉस्किटोज थे उनमें उनकी जनरेशन में आगे वाली में वेरिएशन आया, वो वेरिएशन उनमें एक्यूमुलेट हुआ, उनके सर्वाइवल चांस बढ़ गए। ठीक है, तो वेरिएशन की वजह से क्या होता है भाई? वेरिएशन की वजह से सर्वाइवल चांस इंक्रीज होते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि उस पॉपुलेशन के सर्वाइवल चांस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए अब, variation, the differences in the characters or the traits among parent and their offspring, the offspring or the individuals of same species is called variation। जो पेरेंट और बच्चों में, जो पेरेंट्स और बच्चों में डिफरेंसेस आते हैं, उन्हीं डिफरेंसेस को क्या कहते हैं? हम वेरिएशन कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, some amount of variation is produced during asexual reproduction while the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction। कुछ अमाउंट वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट ऑफ वेरिएशन किस में आएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ वेरिएशन होता है। ठीक है, लेकिन वो हमें फिर भी हमें कैसे दिखते हैं? वो आइडेंटिकल दिखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मिनिमल अमाउंट होता है किसका? वेरिएशन का। ठीक, लेट्स मूव अहेड। इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की क्या इंपोर्टेंस है? वेरिएशन की इंपोर्टेंस हम बता चुके हैं आपको। वेरिएशन की क्या इंपोर्टेंस होती है? वेरिएशन की इंपोर्टेंस होती है सर, सर्वाइवल के चांस इंक्रीज करता है। अगर वेरिएशन ज्यादा होगा तो चांस ऑफ सर्वाइवल स्पीसीज के ज्यादा होंगे। ये क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन है। देखिए वही लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज कैन हैव डिफरेंट एडवांटेजेस। एग्जांपल, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट while survive better in heat wave। ठीक है, अब जैसे इसमें एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रखा है कि बैक्टीरिया विदस्टैंड कर पा रहा था हीट के साथ,
लेकिन जबकि उसके सर्वाइवल के बेटर चांस हो जाते हैं हीट वेव्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन है, और ये वेरिएशन के एडवांटेजेस हैं। बढ़ते हैं जी आगे। देखिए, मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, किसी भी स्पीसीज के चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाता है, ये इसका मेन एडवांटेज है वेरिएशन का। क्या करता है, चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, हेरिडिटी हम पढ़ के आ चुके हैं। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक, आ गया होगा समझ में, ये तो बहुत इजी। ठीक है, ट्रेड्स ट्रेड्स पढ़ने से पहले पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, ट्रेड पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ट्रेड्स आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझोगे। ठीक है जी, देखिए, सबसे पहले क्या होता है, टर्मिनोलॉजी की बात करूं मैं, अगर टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले क्या पढ़ना होता है आपको, सबसे पहले पढ़ना होता है जी आपको कैरेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ना होता है, कैरेक्टर। अच्छा जी, कैरेक्टर के बाद क्या पढ़ना होता है सर आपको, कैरेक्टर के बाद पढ़ना होता है सर आपको ट्रेड्स। ठीक है सर, ठीक है सर, ट्रेड्स पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना होता है सर आपको, ट्रेड्स के बाद पढ़ते हैं हम अलील्स को। ठीक है, अलील्स पढ़ लेंगे। अलील्स के बाद क्या पढ़ते हैं हम, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है सर, ये पढ़ना है, फिनोटाइप्स। ठीक है, और क्या पढ़ना होता है, जीनोटाइप पढ़ेंगे सर, जीनोटाइप। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे सर, और पढ़ेंगे सर हेट्रोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट्स, ये पढ़ लेंगे। ठीक है, कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया, अलील हो गया, फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया, हेट्रोजाइगोट हो गया, होमोजाइगोट हो गया। ठीक है, अच्छा, जीन के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, जीन के बारे में। ठीक है, अच्छा सर, कैरेक्टर क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म क्या है हमारा, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है भाई, कैरेक्टर क्या होता है, देखिए, किसी भी इंडिविजुअल का जो अपीरियंस है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ हाइट। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की हाइट को कंसीडर करके हम चलते हैं, तो हाइट क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की हाइट जो होता है, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है सर। क्या है, ये एक कैरेक्टर है सर। ठीक है, अब ये हाइट मुझे बताओ हो कितने तरीके की सकती है, ये हाइट कितने तरीके की हो सकती है सर, दो तरीके की हो सकती है, एक या तो लंबा होगा वो, और या वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये हाइट दो तरीके की हो सकती है, या तो हो सकती है टॉल हाइट, क्या हो सकती है सर, या तो हो सकती है टॉल हाइट, या क्या हो सकती है, ड्वार्फ हाइट। ठीक है, ये हाइट दो तरह की हो सकती है, या तो हो सकती है टॉल और या फिर हो सकती है ड्वार्फ। अच्छा, अब ये टॉल और ड्वार्फ क्या है, ये ही है सर ट्रेड्स। ठीक है, एक कैरेक्टर्स के दो ट्रेड्स होते हैं, एक कैरेक्टर के कितने ट्रेड होते हैं, एक कैरेक्टर के साथ दो ट्रेड्स होते हैं। आगे बात समझ में जी, आ गई। हाइट क्या है, हाइट इज अ कैरेक्टर, हाइट एक कैरेक्टर है, उस हाइट कैरेक्टर के दो ट्रेड हो सकते हैं, या तो हो सकती है शॉर्ट हाइट या हो सकती है लॉन्ग हाइट। किसी भी कैरेक्टर के दो ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल के तहत समझते हैं कि अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो हेयर का। ठीक है, तो हेयर कलर, ठीक है, हेयर कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं हेयर की बात करूं, तो या तो वो कर्ली हो सकते हैं या वो स्ट्रेट हो सकते हैं। तो कर्ली और स्ट्रेट क्या है, आपस में ट्रेड्स हैं। कर्ली और स्ट्रेट क्या है, ट्रेड्स हैं। हेयर क्या है, हेयर की शेप क्या है, उसमें हेयर की शेप एक कैरेक्टर है। अगर मैं हेयर कलर की बात करूं, तो हेयर कलर ब्लैक हो सकता है, और हेयर कलर कैसा हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या व्हाइट हो सकता है। ठीक है, तो ये व्हाइट और ब्लैक क्या है, ट्रेड्स हैं, और हेयर कलर क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, अगर मैं कलर की बात करूं, स्किन कलर की, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है। इंटरमीडिएट की हम बात नहीं करते जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम या तो उसके सुपीरियर कैरेक्टर की बात करते हैं या इंफीरियर, इंटरमीडिएट कैरेक्टर की बात हम नहीं करते हैं जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं स्किन कलर की बात करूं, तो स्किन कलर दो तरीके का हो सकता है, या तो आप गोरे हो सकते हो या आप काले हो सकते हो। ठीक है, तो गोरा होना या काला होना, ये दोनों चीजें क्या है, इन दोनों चीजों को कहते हैं हम ट्रेड्स। ठीक है, और जबकि स्किन का जो कलर है वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कहलाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब देखिए, इट्स को मैं टॉल को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, टॉल को रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल टी और कैपिटल टी से। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा टॉल को, कैपिटल टी और कैपिटल टी। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर,
और रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैपिटल टी और स्मॉल टी। और रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं सर? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा, ड्वार्फ को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ड्वार्फ को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर एक भी कैपिटल टी आ गया तो वो क्या बन जाएगा? टॉल। ठीक है जी, क्या बन जाएगा? टॉल बन जाएगा। अब ये क्या चीज है सर? ये जो रिप्रेजेंटेशन करी है इसको क्या कहते हैं हम? अलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अलील्स। इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हम? अलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को सर? अलील्स कहते हैं। आगे बात समझ में जी? आगे बात समझ में। क्या क्या समझ में आ गया? देखो, कैरेक्टर समझ में आ गया, ट्रेट समझ में आ गया, अलील समझ में आ गया। अच्छा, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीरियंस। क्या मतलब होता है? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीरियंस। क्या मतलब है सर इसका? फिजिकल फिजिकल अपीरियंस। ठीक है, फिजिकल अपीरियंस होता है सर इसका मतलब। आगे बात समझ में? ठीक है सर। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है सर? फिर जीनोटाइप का मतलब होता है भाई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जेनेटिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, अब बात समझो। देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो मैं इसको क्या कहूंगा? अलील कहूंगा। ठीक है, अब इस रिप्रेजेंटेशन से अगर ये रिप्रेजेंटेशन लिखी हो सिर्फ, अगर सपोज करो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, तो इस रिप्रेजेंटेशन से मेरे को क्या पता चलेगा? मेरे को ये पता चलेगा सर ये टॉल प्लांट है। कैसा प्लांट है सर ये? सर ये टॉल प्लांट है। इस रिप्रेजेंटेशन को मेरे को ये पता चलेगा। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन से मेरे को क्या पता चलेगा? ये टॉल प्लांट है। ठीक है जी। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देख के बता पा रहा हूँ टॉल है, तो ये क्या हो जाएगा? जीनोटाइप हो जाएगा। अगर मैं इसका फिजिकल अपीयरेंस देख के बता पा रहा हूँ कि ये टॉल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या है? आप बाहर से देख के बता देते हो कि ये टॉल है या शॉर्ट है। अगर आपको दिख रहा है कोई पेड़ 6 फीट का, तो आप बता दोगे देख के कि सर ये तो टॉल है। अगर आपको कोई पेड़ दिख रहा है 1 फुट का, तो आप देख के बता दोगे सर बाहर से ही कि ये ड्वार्फ है। लेकिन आपको उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा? अच्छा, टॉल दो तरीके के हो सकते हैं। देखो, एक हो सकता है होमोजाइगोट टॉल, एक हो सकता है हेटेरोजाइगोट टॉल। टॉल भी कितने तरीके के हैं? दो तरीके के, एक होमोजाइगस टॉल और एक हेटेरोजाइगस टॉल। तो ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब क्या है? जब अलील दोनों सेम हो। ठीक है, व्हेन बोथ द अलील्स आर सेम वी कॉल्ड इट होमोजाइगोट। क्या कहते हैं उसे? होमोजाइगोट कहते हैं। जब दोनों अलील क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रखा है और एक स्मॉल से, तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगोट। क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगोट। आई होप सब समझ में आ गया होगा अब आपको। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से देख के बता दोगे कौन टॉल कौन डॉर्फ। ठीक है, जीनोटाइप मतलब कैसे बता पाओगे? इससे बता पाओगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट को देख के बता पाओगे कि ये टॉल है या डॉर्फ है, उसको कहते हैं जीनोटाइप। हेट्रोजाइगोट समझ में आ गया? हेट्रोजाइगोट कौन सा है? ये वाला क्या है? ये वाला क्या है आपका? हेट्रोजाइगोट। ठीक है, ये क्या है सर आपका? ये वाला सर मेरा हेट्रोजाइगोट है। क्या है ये? हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट है सर ये। ठीक है, अच्छा, ये वाला क्या है सर मेरा? ये वाला सर मेरा होमोजाइगोट है। कैसा है ये? होमोजाइगोट टॉल। होमोजाइगोट टॉल है ये सब। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है जी, बात आ गई समझ में। ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं जीन की। जीन क्या होता है? ठीक है, आपने पढ़ा था डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, रिप्रोडक्शन में मैंने हल्का सा डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था। ठीक है, मैंने बताया था जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि जो डीएनए होता है, डीएनए में यहाँ पे क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है सर, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, सेगमेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। डीएनए का कोई एक सेगमेंट, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं सर हम जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ठीक है, जीन में क्या है सर? जीन जीन में कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगी। ये क्या बनाएगी? ये आपके कैरेक्टर्स बनाएगी। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? ये जीन्स कैरेक्टर्स को लेके आते हैं। हमारे अंदर कैरेक्टर कौन शो करवाएगा? ये जीन ही है जो कैरेक्टर्स को शो करवाते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। आई होप ये सारे टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज कैरेक्टर, व्हाट इज ट्रेट, अलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेटेरोजाइगोट, होमोजाइगोट, जीन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अभी तक यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी। लेट्स मूव ऑन। ठीक, आगे आइए। ठीक है, अब यहां से आते हैं हम ट्रेड्स से, कि ट्रेड्स में बहुत दो तरीके की ट्रेड्स पढ़नी होती है आपको। देखिए, एक होती है आपकी इनहेरिट ट्रेड्स,
ठीक है, और एक होती है आपकी एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक होती है इनहेरिट ट्रेड्स और एक होती है एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिट ट्रेड्स क्या होती हैं? इनहेरिट ट्रेड्स का मतलब वो ट्रेड्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, उन ट्रेड्स को कहते हैं इनहेरिट ट्रेड्स। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? इनहेरिट ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पापा मम्मी दोनों लंबे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी भी हाइट क्या होगी, आपकी भी हाइट अच्छी खासी टॉल होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इनहेरिट ट्रेड। ठीक है, और जबकि बात करें एक्वायर्ड ट्रेड की, तो सपोज करो आपके पापा बहुत ब्रिलियंट थे पढ़ने में। ठीक है, आपके पापा क्या थे? बहुत ब्रिलियंट पढ़ने में, लेकिन आप बिल्कुल एकदम गधे हो। ठीक है, तो आप क्या हो? एकदम गधे। तो पढ़ाई क्या है? एक एक्वायर्ड ट्रेड। पापा ने मेहनत करके वो नॉलेज गेन करी थी। ठीक है, वो एक्वायर्ड नॉलेज थी उनकी। ठीक, वो एक्वायर्ड नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होती है। जो इनहेरिट ट्रेड होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं, जो एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। आगे बात समझ में? और देख लो डिफरेंस क्या है। ट्रेड्स दैट आर रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स आर कॉल्ड इनहेरिट ट्रेड। वो ट्रेड जो पेरेंट्स से रिसीव करता है बच्चा, उसको कहते हैं इनहेरिट ट्रेड। ठीक है, और ट्रेड्स दैट आर ऑब्टेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड। वो ट्रेड जो लाइफ टाइम, जिंदगी के दौरान आपको मिलते हैं, उन ट्रेड्स को क्या कहते हैं हम? एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं सर। ठीक है, दीज कैन बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिट ट्रेड पास ऑन हो सकते हैं अगली जनरेशन तक, जबकि एक्वायर्ड ट्रेड कैन नॉट बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दे अकर ड्यू टू चेंज इन डीएनए। ठीक है, इन ये क्यों होते हैं? इनहेरिट ट्रेड क्यों होते हैं? चेंज इन डीएनए की वजह से। ये इनमें कोई डीएनए में चेंज नहीं आता है। ठीक है, इनहेरिट ट्रेड्स लीड्स टू इवोल्यूशन। ये कोई इवोल्यूशन को लीड्स नहीं करते, ये इवोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है? नोज की शेप हो गई, हेयर का कलर हो गया। इसका क्या हो गया? लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और प्लेइंग टेनिस। ठीक है, टेनिस खेलना सीखना, क्रिकेट खेलना सीखना, साइकिल चलाना सीखना। ठीक है, नई लैंग्वेज सीखना, बहुत सारी नॉलेज गेन करना। ठीक, ये सब क्या हुई आपकी एक्वायर्ड ट्रेड्स होगी। लेट्स मूव ऑन। ठीक है साहब, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के रूल पे आ गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात होती है? यहाँ पे बात होती है सर जॉर्ज मेंडल्स। ठीक है, सर जॉर्ज मेंडल क्या थे? सर जॉर्ज मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार क्या करा था? पहली बार एक सिस्टमेटिक स्टडी करी थी इनहेरिटेंस की। ठीक है, क्या करा था इन्होंने? पहली बार सिस्टमेटिक स्टडी करी थी इनहेरिटेंस की। अच्छा, जॉर्ज मेंडल साहब के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि जॉर्ज मेंडल साहब क्या थे। जॉर्ज मेंडल साहब एक प्रीस्ट थे। ठीक है, जो चर्च होते हैं, चर्च में क्या थे? वो एक प्रीस्ट थे। ठीक है, और ये क्या थे? ये आपके मैथमेटिक्स के टीचर भी थे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स होती है एक, उस स्टैटिक्स की इन्हें बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। ठीक है, बहुत अच्छी खासी स्टैटिक्स की इन्हें नॉलेज थी। तो ये क्या करते थे? ये खाली टाइम में उस चर्च में ही एक गार्डन में पी के प्लांटों को उगाया करते थे। खाली समय में, खाली समय में जब पी के प्लांट्स वगैरह को उगाया करते थे, थोड़ी बहुत गार्डनिंग करा करते थे ये। तो गार्डनिंग में ये देखते थे कि कभी पी का प्लांट लंबा हो जा रहा है, कभी पी का प्लांट छोटा हो जा रहा है। ठीक है, और ये कैरेक्टर जो पास ऑन हो रहे हैं, ये कैरेक्टर कैसे पास ऑन हो रहे हैं पी के प्लांट में, तो ये सब चीजें देखा करते थे। ठीक है, और फिर इनके दिमाग में आया कि मेरे को ये जानना है कि ये कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर कैसे पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, और वहीं से इनका करियर वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, और वहीं से इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करना अपना स्टार्ट करा था। देखिए, सर जॉर्ज मेंडल को क्या कहते हैं? जॉर्ज मेंडल कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ही यूज्ड अ पी प्लांट कॉल्ड पाइजम सटाइवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पाइजम सटाइवम। क्या है ये? साइंटिफिक नेम है सर। ठीक है, साइंटिफिक नेम है, और ये साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। पाइजम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये कुछ कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर। टोटल कितने कैरेक्टर लिए थे इन्होंने? टोटल जो कैरेक्टर पे स्टडी करी थी, टोटल कैरेक्टर वो थे इनके 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर्स पे इन्होंने क्या करा था? मेंडल साहब ने स्टडी करी थी। कुछ कैरेक्टर आपको दिखा रखे हैं। ये क्या है? प्लांट की हाइट है। प्लांट की हाइट की 2 ट्रेट्स हो सकती है, एक टॉल हो सकती है और एक शॉर्ट हो सकती है। ये सीड का क्या है? शेप है। ठीक है, ये सीड का शेप है, क्या हो सकता है? एक राउंड हो सकता है। ठीक है, एक राउंड हो सकता है और एक रिंकल हो सकता है। एक रिंकल्ड हो सकता है और एक राउंड हो सकता है। ये सीड का कलर दिखा रखा है, एक येलो हो सकता है और एक ग्रीन हो सकता है।
ठीक है जी। ये कुछ कैरेक्टर थे जिन पे मेंडल साहब ने क्या करी थी, स्टडी करी थी। टोटल कितने कैरेक्टर थे सर? टोटल कैरेक्टर थे 7। बढ़ते हैं आगे। आइए, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। फैक्टर क्या होता है, जीन क्या होता है, पता चल गया। अच्छा, फैक्टर के बारे में जान लो। मेंडल साहब ने क्या करा था, मेंडल साहब को पता नहीं था उस टाइम पे जीन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो जीन की डिस्कवरी जब नहीं हुई थी तो मेंडल साहब जीन को क्या कहते थे, जीन को मेंडल साहब कहा करते थे फैक्टर उस टाइम पे। ठीक है, बाकी आपको ये सारी चीजें पता ही है कि फैक्टर क्या होती है। ठीक, फैक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। ये वाली चीजें आपको जाननी है कि सर डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। आगे जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अलील्स पढ़ लिया, अलील्स पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ। ठीक, डोमिनेंट अलील क्या होती है, रिसेसिव अलील क्या होती है। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। ठीक, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये पढ़ चुके। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाइए, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डोमिनेंट क्या होता है, ये डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील क्या है सर? ये रिसेसिव अलील, ये अलील्स क्या होती है सर? पहले तो ये समझिए कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। इन दोनों मतलब क्या है इन चीजों का। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जब दो, सपोज करो दो इंसान आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ये इंसान ए है, ये इंसान बी है, इन दोनों की आपस में फाइट हो रही है। अगर इंसान ए इंसान बी को पीटता जा रहा है, पीटता जा रहा है, तो इंसान ए क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया ओवर इंसान बी। ठीक है, इंसान ए क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया ओवर इंसान बी। ठीक, तो डोमिनेंट का मतलब होता है दूसरे को सप्रेस करना, दूसरे को दबाना। उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट। जो दबाता है वो डोमिनेंट होता है, जो दबता है वो रिसेसिव। तो ये क्या है, डोमिनेंट, ये क्या है, रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब समझ में आया। ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा एक्शन को। ठीक है, किसी के एक्शन को सप्रेस करेगा ये। तो डोमिनेंट अलील कौन सी होती है, कैपिटल टी। जब अगर मैं हाइट की बात करूंगा, प्लांट के हाइट की बात, तो कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट अलील। ठीक है, तो ये डोमिनेंट अलील होगी। रिसेसिव अलील क्या है आपकी, स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी रिसेसिव अलील है। ठीक है, तो ये रिसेसिव हो गई, ये क्या होगी, डोमिनेंट। ये भी डोमिनेंट है। ठीक है, एक भी टी आ गई तो वो क्या बन जाएगा, डोमिनेंट बन जाएगा। और डोमिनेंट बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की वजह से क्या आएगी, प्लांट की हाइट टॉल आएगी। इन दोनों की वजह से क्या आएगी, टॉल आएगी। और इसकी वजह से प्लांट की हाइट क्या आएगी, शॉर्ट आएगी या डॉर्फ। शॉर्ट कह लो या फिर क्या कह लो, डॉर्फ कह लो। ठीक है, आगे बात समझ में, डोमिनेट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। लेट्स मूव ऑन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या करा मेंडल साहब ने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, देखो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले वर्ड को समझो, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है कि इन्होंने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करा था। किसको स्टडी करा था, सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर क्रॉस, ये क्या है, सिंगल कैरेक्टर वाली क्रॉस। आगे बात समझ लो, क्या है ये, सिंगल कैरेक्टर वाली। सपोज करो हम क्या कर लेते हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि हम एक कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। मैंने कैरेक्टर ले लिया प्लांट हाइट। प्लांट हाइट मैंने एक कैरेक्टर चूज कर लिया है। ठीक है सर। अब ये सर प्लांट हाइट के तो दो ट्रेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। प्लांट हाइट के कितने ट्रेड हो सकते हैं, दो ट्रेड। कौन कौन से, एक कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, ओ सॉरी, दो ट्रेड हो सकते हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। क्या क्या हो सकते हैं, एक टॉल हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, एक ड्वार्फ हो सकता है सर। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे। सर टॉल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर मैं स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है जी। ठीक है, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर लिया मैंने, उस कैरेक्टर के क्या है, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, दो ट्रेट है। दोनों ट्रेट को मैंने रिप्रेजेंट करा है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, अब आपको पता है इसमें से होमोजाइगोस, होमोजाइगोट पेरेंट कौन है। होमोजाइगोट आपको पता है कौन है, ये वाला। क्या है ये होमोजाइगोट पेरेंट है सर। होमोजाइगस पेरेंट है सर ये। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, ये भी सर होमोजाइगस है, ये भी क्या है, ये भी होमोजाइगस है सर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो मेंडल साहब ने क्या करा, मेंडल साहब ने दो होमोजाइगस पेरेंट को क्रॉस करवाया। ठीक है, मेंडल साहब ने दो होमोजाइगस पेरेंट्स को क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ठीक है, क्रॉस कैसे करवाया सर, देखो। इसकी क्रॉस इसके साथ करवाई। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। इसकी क्रॉस फिर इसके साथ करवाई, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया सर दोबारा।
इसकी क्रॉस इसके साथ करवा दी सर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया सर दोबारा। इसकी क्रॉस इसके साथ करवा दी सर, तो दोबारा कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। ठीक है, तो ये आ गई पहली जनरेशन। इसको इसलिए कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट सीरियल जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ये क्या है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आप देख क्या पा रहे हो, F1 जनरेशन में मैं सर ये देख पा रहा हूं कि ऑल टॉल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ऑल टॉल। ठीक है, क्या दिख रहा है अपीयरेंस आपको, फिनोटाइप क्या दिख रहा है, ऑल टॉल। अगर एक भी कैपिटल टी है तो सारे कैसे रहेंगे, टॉल रहेंगे। तो F1 में क्या दिख रहा है आपको, फिजिकल अपीयरेंस कि सर ऑल टॉल आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करनी है, अब मेरे को सेल्फिंग करवानी है F1 की। क्या करूंगा मैं अब, सेल्फिंग करवाऊंगा सर, सेल्फिंग करवाऊंगा ऑफ F1, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाऊंगा मैं। ठीक है सर, टी टी और क्रॉस करवा रहा हूं मैं सर इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करवाऊंगा सर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। ठीक है सर, ठीक है। इसकी क्रॉस जब मैं इससे करवाऊंगा तो सर कैपिटल टी आएगा। इसकी क्रॉस इससे करवाऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इसकी क्रॉस इससे करवाऊंगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी आएगा। इसकी क्रॉस इससे करवाऊंगा तो स्मॉल टी आएगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरी F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है। F2 जनरेशन में क्या नया देखने को मिल रहा है कि सर F1 जनरेशन में एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं आया था, सारे क्या आए थे, टॉल आए थे। सर F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ प्लांट आ गया है, ये रहा। ठीक है, F2 जनरेशन में क्या आ गया है, एक ड्वार्फ प्लांट आ गया है एक F2 जनरेशन में, जबकि F1 जनरेशन में एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं आया था। ठीक है, तो F2 जनरेशन में क्या आ गया, एक ड्वार्फ प्लांट आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर यहां मास्क हुआ था, ठीक है, जो रिसेसिव कैरेक्टर यहां पे क्या हुआ था, यहां पे मास्क हुआ था, उसका रीअपियरेंस कहां हो रहा है, रीअपियर कहां कर रहा है वो, रीअपियर कर रहा है सर वो F2 में। F2 में क्या कर रहा है सर, वो रीअपियर कर रहा है। ठीक है, जो F1 में क्या हो गया था, मास्क हो गया था जो कैरेक्टर F1 में, वो कैरेक्टर F2 में क्या कर रहा है सर, रीअपियर कर। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, ये जो दिख रहा है आपका, ये है आपकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको क्या देखना है, F1 देखना है, F2 देखना है। अच्छा सर, रेशियो और पढ़ाते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो बता दो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो बता दो। तो रेशियो की बात देखो भाई। ठीक, रेशियो की बात यहीं कर लें क्या, ठीक है जी, आगे वाले पेज पे ही करनी पड़ेगी भाई। क्या क्या आया था लास्ट में आपको, लास्ट में F2 जनरेशन देखिए आपकी क्या आई थी, F2 जनरेशन आई थी सर हमारी, क्या आई थी देखो, कैपिटल टी। ठीक है, एक तो हो गया होमोजाइगस स्टॉल और दो हो गए हेटेरोजाइगस स्टॉल। ठीक है, तो कैपिटल टी आई थी, कैपिटल टी। ठीक है, उसके बाद आया था सर स्मॉल टी, कैपिटल टी। उसके बाद आया था सर कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद आया था सर स्मॉल टी। ये आई थी आपकी F2 जनरेशन। अब मेरे को ये बता दो, पहले फिनोटिपिक रेशियो क्या है इसका सर, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कैसे बताऊंगा सर मैं, सर मैं बाहर से ही देख के बता दूंगा कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं, उसी रेशियो को कह दूंगा फिनोटिपिक रेशियो। सर मेरे को एक दो तीन, तीन टॉल दिख रहे हैं, एक ड्वार्फ दिख रहा है, तो फिनोटिपिक रेशियो सर इसका 3:1 हो गया। क्यों, क्योंकि सर मेरे को देखो एक, दो और तीन, तीन क्या दिख रहे हैं सर मेरे को, तीन दिख रहे हैं मेरे को टॉल, तो टॉल तीन दिख रहे हैं, तो टॉल लिख दिया मैंने तीन। एक क्या दिख रहा है मेरे को, डॉर्फ, तो एक लिख दिया मैंने डॉर्फ। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया मेरा, 3:1। ठीक है जी, अब बता दो जीनोटिपिक रेशियो सर मेरे को, जीनोटिपिक रेशियो तो बताओ, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो बताओ। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट देखना है। देखो ये अलग तरीके का है, ये टॉल है, ठीक है, और ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन ये तीनों टॉल क्या है, ये अलग तरीके का टॉल है और ये दोनों एक अलग टाइप का टॉल है। ये कौन सा वाला टॉल है, ये होमोजाइगोट वाला टॉल है सर, होमोजाइगस टॉल है। ये कौन सा टॉल है सर, ये हेटेरोजाइगस टॉल है। ये कौन सा है सर, हेटेरोजाइगस टॉल। तो एक दिख रहा है आपको होमोजाइगस टॉल, ठीक है सर। दो कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं आपको हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है सर। और एक क्या दिख रहा है सर मेरे को, एक दिख रहा है सर मेरे को होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका रेशियो किसका हो गया, ये आपका रेशियो हो गया जीनोटिपिक रेशियो, और ये आपका रेशियो हो गया फिनोटिपिक रेशियो। ठीक, ये रेशियो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रेशियोज को अच्छी तरीके से बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, बार बार ये रेशियो पूछे जाते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो बता दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1, जीनोटिपिक रेशियो बता दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 121। ठीक है, तो ये रेशियो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। लेट्स मूव ऑन।
और क्या छोड़ के आए थे पीछे हम, ठीक है। देख लो, इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस वी कंसिडर्ड वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। Mendel selected two breeding pea plant TT and crossed it with short plant TT. ठीक है। The plant formed as a result of the cross represent first filial generation. ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा है, रेशियो वगैरह के बारे में बता रखा है आपको। ठीक है, 3:1 आया। ठीक है, परसेंटेज में भी बता रखा है, 75% कैसे आए, टॉल आए, और 25% कैसे आ गए, शॉर्ट आ गए। बढ़ते आगे, ये डायग्रामेटिकली शो कर रखा है। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं आपको, ये सेल्फिंग भी करवा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, F2 जनरेशन रेशियो भी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, अब आते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस पे। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है भाई, देखो, डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो स्टडी ऑफ, ये क्या होगा, स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर। इसमें क्या करना है मेरे को, टू कैरेक्टर्स। यहाँ पे मेरे को एक साथ दो कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है। यहाँ पे मेरे को एक साथ दो कैरेक्टर्स की क्या करनी है, स्टडी करनी है। ऐसी ही क्रॉस को जब मैं एक साथ दो कैरेक्टर की स्टडी करता हूं, उस क्रॉस को क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं उसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आगे बात समझ में, देखो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट, मेंडल क्रॉस पी प्लांट बियरिंग राउंड कैरेक्टर, क्या क्या लिए देखो उसमें, मेंडल क्रॉस पी प्लांट बियरिंग राउंड एंड येलो सीड। ठीक है, सीड कलर लिया एक कैरेक्टर, क्या लिया, सीड कलर सर, क्या लिया एक कैरेक्टर, सीड का कलर लिया। ठीक है, और सीड कलर में क्या क्या था, सॉरी सीड शेप है ये। ठीक है, क्या लिया, सीड का शेप लिया है सर, सीड का शेप लिया है सर। ठीक है सर, ठीक है, विद रिंकल ग्रीन। ठीक है, ही ऑब्टेन्ड F1, सीड शेप लिया है और सीड का कलर लिया है, सीड शेप लिया है और सीड कलर लिया है। ठीक है, सीड शेप क्या क्या हो सकते हैं, सीड शेप हो सकते हैं सर, राउंड हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, रिंकल हो सकता है, राउंड हो सकता है, रिंकल हो सकता है। कलर क्या क्या हो सकते हैं सर, ग्रीन और येलो। क्या क्या हो सकते हैं, ग्रीन, ग्रीन हो सकता है कलर, और येलो हो सकता है कलर। ठीक है, तो इनकी आपस में मेरे को क्रॉस करवानी है। रिप्रेजेंटेशन क्या है इनकी, राउंड एंड येलो सीड। राउंड और येलो सीड को रिप्रेजेंट कैसे करा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैसे रिप्रेजेंट करा है, देखो भाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, क्रॉस करवाना है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, ये क्रॉस हमको करवानी है। ठीक, डायग्राम क्रॉस में क्या करना है, ये क्रॉस करवानी है। देखो, पेरेंटल जनरेशन क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्या है, राउंड और येलो है, ये क्या है, रिंकल और ग्रीन है। ठीक है, दोनों की क्रॉस करवाई, दोनों की क्रॉस करवाने के बाद मेरे को क्या मिला, इनके अगर मैं गैमेट्स को सीक्रेट कर, अलग अलग करूंगा, सेग्रीगेट करूंगा, तो ये इनके गैमेट्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, और गैमेट्स बनाने के बाद मेरे को ये मिलेंगे। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा। ठीक, तो F1 जनरेशन क्या मिल गई मेरे को, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, मतलब सारे कैसे दिख रहे हैं मेरे को, फिनोटाइप क्या है इनका, राउंड और येलो दिख रहे हैं। सारे क्या दिख रहे हैं मेरे को, राउंड और येलो दिख रहे हैं सर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, अब मैंने को क्या करना है, मैंने राउंड और येलो जो आए थे F1 में, उनकी क्या करवा देनी है, सेल्फिंग करवा देनी है। राउंड और येलो की जो आए थे उनकी क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग करवाने पे मैंने पहले क्या करा, इनके सेग्रीगेट करे गैमेट्स, गैमेट सेग्रीगेट कर लिए। ठीक है, गैमेट सेग्रीगेट कैसे करोगे सर, देखो, गैमेट सेग्रीगेट करने का तरीका है, एक को इसके साथ ले जाओ। ठीक है, फिर इसको इसके साथ ले जाओ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा, पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई बन गया। ठीक है, फिर क्या बनेगा सर, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये बनेंगे, ये हो गया आपका गैमेट का सेग्रीगेशन। ठीक है, गैमेट का सेग्रीगेशन करवाने के बाद किनकी क्रॉस करवा देंगे, सिंपल देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई की और कैपिटल आर कैपिटल वाई की क्रॉस करवाऊंगा तो क्या आएगा, आर आर कैपिटल वाई वाई कैपिटल, राउंड येलो बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। यहाँ पे क्या आ गया, राउंड ग्रीन आ गया, क्या आ गया, राउंड ग्रीन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, राउंड ग्रीन आ गया, देखो दोबारा से, यहाँ पे क्या आ गया, रिंकल ग्रीन आ गया। ठीक है, रिंकल येलो आ गया, यहाँ पे रिंकल येलो आ गया। ठीक है, यहाँ पे अलग कैरेक्टर आया, यहाँ पे अलग कैरेक्टर आया। ठीक है, यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 9:3:1, 9:3:3:1, 9:3:3:1 इज अ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ दिस क्रॉस। ठीक है, राउंड येलो कितने आए, 9 आए, राउंड ग्रीन कितने आए सर, 3 आए, रिंकल येलो कितने आए, 3, और रिंकल ग्रीन कितने आए, 1। आगे बात समझ में, दिस इज व्हाट, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये चार्ट आपको बना के प्रैक्टिस कर लेना है घर पर।
ठीक है। इस चार्ट पे भी सवाल बहुत आते रहते हैं कि बताओ डायहाइब्रिड क्रॉस में तो राउंड येलो कितने आए। ठीक है, तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा आपको, नो बिना क्रॉस करवाए, इतना टाइम नहीं है कि क्रॉस करवाओ। ठीक है, रिंकल येलो कितने आए, 3 आए, ये आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। मेंडल्स लॉ। लॉ देखियो, मेंडल साहब ने कुछ लॉ दिए थे इन दोनों क्रॉसेस को करवाने के बाद। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद और डायहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद मेंडल साहब ने कुछ लॉ दिए थे। अब वो लॉ पढ़ते हैं। ठीक है जी, आइए। मेंडल्स लॉ, पहला लॉ क्या दिया था मेंडल साहब ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो भी डोमिनेंट अलील होगी, ठीक है, जो भी डोमिनेंट अलील होगी वो क्या करेगी, मास्क करेगी एक्शन को, किसके एक्शन को, रिसेसिव अलील के। द डोमिनेंट अलील विल मास्क द एक्शन ऑफ रिसेसिव अलील। ठीक है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आगे बात समझ में। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है सर, दोबारा। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि डोमिनेंट अलील जो होगी वो मास्क करेगी रिएक्शन को, किसके एक्शन को, मास्क करेगी एक्शन को, किसके, रिसेसिव अलील के। डोमिनेंट अलील मास्क करेगी एक्शन को रिसेसिव अलील। फॉर एग्जांपल देखो, कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी। अब यहाँ पे कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। आपको पता है स्मॉल टी क्या दिखाती है, ड्वार्फनेस दिखाती है सर। ठीक है, और कैपिटल टी क्या दिखाती है सर, टॉलनेस दिखाती है। क्या दिखाती है, टॉलनेस। अब सर प्लांट क्या होना चाहिए, सर प्लांट ना तो टॉल होना चाहिए और ना ड्वार्फ होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। लेकिन इंटरमीडिएट का गेम हम खेलते ही नहीं है, किसमें, जेनेटिक्स में। ठीक, तो यहाँ पे सुपरफिशियल ही लेना पड़ेगा मेरे को या तो सुपीरियर लेना पड़ेगा या इन्फीरियर। ठीक, तो यहाँ से क्या बन के आता है, टॉल बन के आता है। क्या बन के आता है सर, टॉल बन के आता है। अब सर यहाँ से जब टॉल बन के आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी को बेचारे को दबा दिया। अब भाई कैपिटल टी ने क्या कर दिया, स्मॉल टी को दबा दिया। ठीक है, तो ये इसी को क्या कहते हैं, मास्क करना। क्या कहते हैं, मास्क द एक्शन, मास्क द एक्शन। ठीक है, ये इसने क्या कर दिया, एक्शन को मास्क कर दिया। क्या कर दिया सर, एक्शन को मास्क कर दिया इसने। ठीक है, तो यही क्या है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। देख लो यहां पढ़ के भी, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट in heterozygote one trait will cancel the presence of the another trait। ठीक है, एक ट्रेट क्या करेगी, कैंसिल करेगी प्रेजेंस को दूसरी ट्रेट की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक गैमेट, ईच गैमेट रिसीव जस्ट वन जीन कॉपी विच इज रैंडम, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल ये है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये मान लो एक गैमेट है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जब सेग्रीगेशन होगा तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा सर कैपिटल टी में, और सर ये टूटेगा स्मॉल टी में। ठीक है, और ऐसा टूटना ये क्या है, बिल्कुल रैंडम है, मतलब कोई भी कैसे भी टूट सकता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब पता ही है आपको, सेग्रीगेट होना, अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है और अलग हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। सर देख लो दोबारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट द अलील ऑफ मोर टू और मोर डिफरेंट जीन गेट रीस्टोर्ड इन गैमेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब देखो ये है सिंपल सा, अगर मैं कहूं कि ये राउंड, ठीक है, और येलो सीड, राउंड येलो सीड है, मैंने ये कह दिया आपसे। ठीक है, तो राउंड क्या है सर, राउंड सर शेप है, सीड की शेप है। येलो क्या है सर, येलो क्या है सर, येलो सर कलर है सीड का, येलो इज अ कलर ऑफ सीड। ये क्या है, कलर ऑफ सीड है सर। ठीक है सर, अब मेरे को ये बताओ कि क्या हमेशा ऐसा होगा कि राउंड और येलो साथ रहे, क्या हमेशा ऐसा होगा कि राउंड वाला कैरेक्टर और येलो वाला कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर आपस में एक साथ रहे हमेशा, जुड़ के रहे हमेशा, ऐसा तो नहीं हो सकता हमेशा। ठीक है, क्योंकि आपने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी थी, डायहाइब्रिड क्रॉस में भी लास्ट में जो आया था वो अलग कैरेक्टर आ गया था एक। तो मतलब ये जो कैरेक्टर हैं दो जो एक साथ थे पेरेंट में, कोई भी दो कैरेक्टर जो पेरेंट में एक साथ है, ऐसा उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों कैरेक्टर क्या बच्चे में भी एक साथ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपके पापा की हाइट टॉल है, ठीक है, और आपके पापा के जो हेयर है वो स्ट्रेट है, हेयर कैसे है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आप पैदा हुए हो,
तो आपके अंदर ये भी हो सकता है कि आपकी हाइट तो टॉल है, लेकिन बाल कैसे आ गए आपके, करली आ गए। बाल कैसे आ गए आपके, करली आ गए। मतलब ये जो दो कैरेक्टर हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आ गया समझ में? इस वाले एग्जांपल से ज्यादा आ गया होगा। पेरेंट है कोई, ठीक है, मान लो आपके पापा है, आपके पापा की लंबी हाइट है और बाल उनके क्या है, स्ट्रेट हेयर है, उनके क्या है, स्ट्रेट हेयर है, बाल क्या है उनके, स्ट्रेट है। ठीक, अब आप पैदा हुए तो आपकी हाइट तो टॉल है, पापा का एक कैरेक्टर तो आ गया, लेकिन बाल उनके स्ट्रेट थे, मेरे भी स्ट्रेट होने चाहिए। करली भी हो सकते हैं आपके बाल, ठीक है। अगर मम्मी के बाल करली हैं तो हो सकता है मम्मी के बाल वाला कैरेक्टर मम्मी का आ जाए, तो बाल क्या हो जाए, करली हो जाए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब ये कैरेक्टर क्या करते हैं, असॉर्ट करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं असॉर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये एक साथ ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका क्या है, एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन क्या है सर, इसका एक्सेप्शन है सर लिंकेज। क्या है इसका एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन होता है लिंकेज। एक्सेप्शन क्या होता है, लिंकेज। अभी शायद आपके सिलेबस में लिंकेज नहीं है, ठीक है, तो आपको लिंकेज के बारे में पढ़ना नहीं है, बस नाम याद कर लो कि इसका एक्सेप्शन होता है, उस एक्सेप्शन को क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, ये बता चुके, ठीक है। हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, ट्रेड कैसे एक्सप्रेस होती हैं। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मास्किंग प्रोटीन इन द सेल। अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन, ठीक है। अब एक क्या होता है, देखिए हर एक सेल में क्या होता है, हर एक सेल में डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है, जीन है। वो जीन क्या करती है, वो जीन एक प्रोटीन को कोड करती है। देखो क्या होता है, हर एक सेल है, ठीक है, मान लो ये एक सेल है आपका, ठीक है, ये आपका एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या पाया जाएगा सर, इस सेल के अंदर पाया जाएगा सर डीएनए। क्या पाया जाएगा सर, इस सेल के अंदर पाया जाएगा सर डीएनए, ठीक है। डीएनए पाया जा रहा है मतलब इसके अंदर क्या है, जीन है। क्या है इसके अंदर, जीन, ठीक है। अब ये जीन क्या करती है, ये जीन कोड करती है किसको, ये जीन कोड करती है एक प्रोटीन को। किसको कोड करेगी, एक प्रोटीन को कोड करेगी। और ये प्रोटीन क्या करेगी, यही प्रोटीन आगे जाके क्या बनाएगी, कैरेक्टर बनाएगी सर। क्या बनाएगी आगे जाके, यही प्रोटीन आगे जाके बनाती है सर कैरेक्टर, ठीक है। तो समझ में आ गया ट्रेड एक्सप्रेस कैसे होती है। एक हर एक सेल में क्या होता है, एक डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होती है, जीन, जीन क्या बनाती है, जीन बनाएगी प्रोटीन, प्रोटीन क्या बनाएगी, कैरेक्टर। आगे बात समझ में। तो ये ऐसे ट्रेड्स क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। आगे आते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल समझिए। हाइट ऑफ ए पी प्लांट, height of a plant depend upon growth hormone, which in turn is controlled by the gene. If the gene is efficient and more growth hormone is secreted, the plant will grow tall. If the gene get altered and less hormone is secreted, then the plant will remain short. Thus the gene control characteristic or traits. ठीक, अब सपोज करो ये कह रहा है कि एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट की हाइट अगर बढ़ानी है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होना चाहिए। अगर उस प्लांट की हाइट बढ़ानी है मेरे को, तो ग्रोथ हार्मोन क्या होना चाहिए, ज्यादा रिलीज होना चाहिए। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो उसकी हाइट क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। अब उस ग्रोथ हार्मोन को कौन कंट्रोल कर रहा है, उस ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर रही है जीन। अगर जीन सही काम करेगी तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा। अगर जीन को मैंने ऑल्टर कर दिया, मतलब वो सही काम नहीं कर रही, तो ग्रोथ हार्मोन क्या निकलेगा, कम निकलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जीन ही क्या कर रही होती है, जीन ही रेगुलेट कर रही होती है आपके सारे कैरेक्टर्स को। आगे बात समझ में, ठीक है जी। आगे आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन देखो। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या पढ़ना है आपको, सॉरी, आते हैं अभी। सेक्स डिटर्मिनेशन देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन में हम पढ़ेंगे, ये देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि से बच्चे का जो प्रेग्नेंट वूमेन है, प्रेग्नेंट वूमेन है कोई, उसके पेट में बच्चा है अगर, तो उसका अगर आप अर्ली सेक्स डिटेक्शन कर देते हो, उसके बर्थ से पहले ही अगर आपने उसका सेक्स डिटेक्शन कर लिया, तो उसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच sex of child determined before its birth,
बिफोर इट्स बर्थ। सेक्स ऑफ चाइल्ड अगर डिटरमाइन कर लिया आपने बर्थ से पहले, तो उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, उसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा सर, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है सर। अब देखिए, अब एक और चीज समझिए, एक चीज समझिए आप, क्रोमोसोम। क्या समझेंगे सर, क्रोमोसोम। आई होप आपको क्रोमोसोम पता होगा कि क्रोमोसोम होता क्या है, ठीक है। क्रोमोसोम आपको पता होगा, आई होप, होता क्या है। डीएनए की जब फोल्डिंग होती है, डीएनए फोल्ड हो के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो मतलब क्रोमोसोम के अंदर अल्टीमेटली क्या है, डीएनए, डीएनए के अंदर अल्टीमेटली क्या है, जीन है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर अल्टीमेटली क्या है, जीन ही मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये क्रोमोसोम दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से। एक होते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, ठीक है सर। एक होते हैं सर सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है सर। सर ऑटोसोम जो होते हैं वो सर 22 पेयर होते हैं, ठीक है सर। सर ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये 1 पेयर में होते हैं, ठीक है सर। कौन कौन सा पेयर हो सकता है सर इसका। सर इसका या तो एक्स एक्स हो सकता है, या इसका एक्स वाई हो सकता है। क्या हो सकता है सर इसका, या तो एक्स एक्स हो सकता है, या एक्स वाई हो सकता है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, आइए और देखिए। सर ये लड़के होते हैं ना, बॉय, बॉयज में क्या होता है, बॉयज में क्या होता है, बॉयज में जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, एक्स और वाई, क्या होगा, एक्स वाई। गर्ल्स में जो क्रोमोसोम होगा, गर्ल्स में जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा सर, वो होगा सर एक्स एक्स, ठीक है जी, ठीक है। अब सपोज करो, इसको इरेज ही करना पड़ेगा, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब सपोज करो, होना क्या है, होना ये है कि सपोज करो ये एक बॉय है, ठीक है, और इसकी मैं क्रॉस करवा रहा हूँ, सपोज करो ये एक गर्ल है। बॉय और गर्ल की क्या करवा रहे हैं हम, क्रॉस करवा रहे हैं सर, बॉय और गर्ल की क्रॉस करवा रहा हूँ सर। सर ये बॉय क्या था, एक्स वाई था, गर्ल क्या थी सर, एक्स एक्स थी, ठीक है, ठीक है जी। इन दोनों की सर मैंने करवाई क्रॉस, इसको मैंने इससे क्रॉस करवाया तो क्या आया, एक्स एक्स आया। इसको मैंने इससे क्रॉस करवाया तो सर क्या आया, दोबारा एक्स एक्स आ गया। इसको मैंने इससे क्रॉस करवाया तो सर एक्स वाई आ गया। इसको इससे दोबारा क्रॉस करवाया इस वाले से, तो एक्स वाई दोबारा, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे सर, 50% तो आ रही है फीमेल, 50% तो गर्ल बेबी जन्म ले रही है, ठीक है। और 50% कौन जन्म ले रहा है सर, 50% चांस है कि बॉय हो जाए, लड़का हो जाए, ठीक है। तो 50-50% चांस रहते हैं लड़का होने के और लड़की होने के। अच्छा, डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन है यहाँ पे, हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए बेबी, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है, डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है वो कौन होता है सर, डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है सर मेल पार्टनर हमेशा। कौन होता है, मेल पार्टनर होता है सर। कौन होता है सर, मेल पार्टनर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। अर्ली ऑन किसी भी बेबी का क्या पता लगा लेना, सेक्स पता लगा लेना कि वो लड़का है या लड़की है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या कहते हैं उसको, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। लड़के में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं सर, एक्स और वाई। लड़की में कौन कौन से होते हैं सर, एक्स और एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 50% चांस है कि लड़की पैदा हो, 50% चांस है कि लड़का पैदा हो। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं सब। जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो कौन है, डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन होता है, हमेशा बॉय होता है। लड़का ही डिटरमाइन करेगा कि लड़की पैदा होगी या लड़की, ठीक है, लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। अगर लड़के ने एक्स क्रोमोसोम भेजा तो लड़की पैदा होगी, लड़के ने वाई क्रोमोसोम भेजा तो लड़का पैदा होगा, ठीक है। अच्छा, अब सर ये और बता दीजिए, हाउ टू डिटरमाइन अ सेक्स, ये डॉक्टर कैसे पता लगा लेते हैं, सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर लेते हैं। हाउ टू डिटरमाइन, देखो, हाउ टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ ए बेबी, बेबी का सेक्स कैसे पता लगा लेते हैं सर डॉक्टर, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है सर, देखिए, सपोज करिए ये बॉम्ब है,
क्या है ये, सपोज करते हैं ये वम्प है, ठीक है। इस वम्प में हमारा यहाँ पे आराम से, इस वम्प में हमारा यहाँ पे आराम से बेबी ग्रो हो रहा है सर, ठीक है। सपोज करते हैं ये क्या है, वम्प है, मार्किंग भी कर दे रहा हूँ चलो मैं, ये क्या है सर, वम्प है, ठीक है। ये क्या है सर, बेबी है आपका, यहाँ पे बेबी आपका ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये वम्प है, यहाँ पे बेबी आपका ग्रो हो रहा है, सपोज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर पूरे में ऐसे करके फ्लूइड भरा रहता है, पूरे में क्या होता है ऐसे, यहाँ पे पूरे में ऐसे करके फ्लूइड भरा रहता है, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब करना क्या है सर, करना ये है, इस फ्लूइड का नाम क्या है, इस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड है इसका नाम, क्या है इसका नाम, एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। करना ये होता है डॉक्टर्स को कि डॉक्टर निडल डालते हैं और इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं बाहर, ठीक है। निडल डालेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे बाहर। इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं बेबी के, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं बेबी के। इस क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं डॉक्टर, ठीक है। इस क्रोमोसोम की क्या करी जाएगी, स्टडी करी जाएगी, और स्टडी करने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि इसके सेक्स क्रोमोसोम कैसे हैं, सेक्स क्रोमोसोम में कौन कौन से क्रोमोसोम है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम में कौन कौन से क्रोमोसोम है ये पता लगा लिया जाएगा, इसे कहते हैं पूरे प्रोसेस को एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। स्टार्ट क्यों करा था सर ये, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत फीमेल फीटिसाइड होता है, फीमेल फीमेल फीटिसाइड हो रहा है इंडिया में, फीटिसाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब फीमेल को कोई जन्म देना नहीं चाह रहा, ठीक है। और वो पता करके सेक्स को डिटरमाइन करके फीमेल को किल करवा देते हैं लोग, ठीक है। फीमेल को जन्म देना नहीं चाह रहे, किल करवा देते हैं, इसी को कहते हैं फीमेल फीटिसाइड, ठीक जी, ठीक है। अब सर ये फीमेल फीटिसाइड होता है, तो ये प्रोसेस आप लेके क्यों आए थे, फीमेल फीटिसाइड की वजह से एमनियोटिक एमनियोसिंथेसिस क्या है, बैन है इंडिया में, ठीक है। इट इज बैन इन इंडिया, बैन इन इंडिया, इंडिया में ये प्रोसीजर क्या है, बैन है, ठीक है। अच्छा सर ये प्रोसीजर लेके क्यों आए थे हम, ये प्रोसीजर लेके आए थे टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए ये प्रोसीजर लेके आए थे, लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने बच्चों का सेक्स पता करना स्टार्ट कर दिया, जबकि ये प्रोसीजर आया किस लिए था, ये प्रोसीजर आया था जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए। कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर सर, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या होता है सर, डाउन सिंड्रोम आपने मूवी देखी होगी, जो आमिर खान की मूवी आई थी ना, स्पेशल चाइल्ड वाली मूवी आई थी आमिर खान की, स्पेशल चाइल्ड वाली अभी वाली जो मूवी आई थी, उसमें सारे बच्चे क्या थे, सभी बच्चों को उसमें डाउन सिंड्रोम था, क्या था, डाउन सिंड्रोम था। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम की, उसमें 2 क्रोमोसोम की जगह कितने पेयर हो जाते हैं, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते थे, इस प्रोसेस से हम स्टडी कर सकते थे क्रोमोसोम की, तो किसी क्रोमोसोम में ट्रिपलिंग नहीं होगी, कि किसी क्रोमोसोम में ट्रिपलिंग तो नहीं होगी, कोई क्रोमोसोम एक तो नहीं रह गया 2 की जगह, कोई 3 तो नहीं हो गए, इन सब चीजों की स्टडी के लिए ये प्रोसीजर आया था, लेकिन इस प्रोसीजर का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, इसीलिए इसको इंडिया में इस समय बैन कर रखा है प्रोसीजर को, ठीक है जी, ठीक है। आगे आते हैं, फैक्टर डिटरमाइनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। एनवायरमेंटल कॉजेस, ये टर्टल वटल की बात करेगा, टर्टल वटल में क्या है, टर्टल वटल में एनवायरमेंटल कॉजेस वगैरह, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। ह्यूमन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ह्यूमन के केस में कौन डिसाइड करेगा, क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन हम पढ़ चुके हैं, आगे बात समझ में, ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं सर, ठीक। तो यहीं तक है आपकी क्लास आज, ठीक है सर। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।